नमस्कार मित्रों, इतिहास की कुछ एक टॉपिक के बारे में मैंने दो वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो था कि हिंदू राजाओं की हार क्यों हुई अलेक्जेंडर के समय से लेके अंग्रेजों के समय तक। इसमें 4 मैंने टॉपिक कवर किए। अलेक्जेंडर, उसके बाद अरब राजा जो आए जिसने राजा दाहिर और दूसरे राजाओं को हराया था, उसके बाद तो मुगल तुर्क वगैरह है और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, घोरी, और चौथे राउंड में ये अंग्रेज। तो उसका वजह मैंने बताया कि हथियार कमज़ोर, शक्तिशाली, हमारे पास हथियार बनाने की क्षमता कम थी, और उसके फंडामेंटल रीज़न, फंडामेंटल सोसाइटी की ऐसी कौन सी प्रणालिकाएँ थी, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कौन सी गलत प्रणालिकाएँ आ गई थी, वो मैंने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया कि जो सबसे बड़ी बुराई आ गई थी वो एक अच्छाई की कमी बोलो, बुराई से ज़्यादा, कि ज्यूरी सिस्टम जो कि वेस्ट ने डेवलप की वो हमने डेवलप नहीं की, ज्यूरी सिस्टम। और दूसरा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन, वो उसमें गड़बड़ी ये आ गई थी कि जो मंदिर है, मंदिर का मालिक पुजारी है और पुजारी परिवार रख सकता है, पुजारी परिवार रख सकता है, बच्चा शादी कर सकता है, लड़का रख सकता है, यानी पुजारी के मन में एक संपत्ति इकट्ठी करने की भावना प्रबल हो जाती है कि मैं जितना हो सके उतना पैसा मंदिर में ही रखूं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के हाथ में जाए। और उसकी वजह से मंदिर जो बड़े पैमाने पे कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करते थे 300 BC के आसपास, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, वो कम्युनिटी बिल्डिंग का काम मंदिरों में कम हो गया अब, लेकिन मस्जिद और चर्च में चल रहा है। ये दो बात मैंने दो वीडियो पे बताई। तीसरे वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, कुछ एक जो सवाल आए मैं उसके बारे में करूंगा। एक बात आती है कि अलेक्जेंडर ने कभी पोरस को हराया नहीं था। कुछ कहते हैं कि अलेक्जेंडर कभी भारत तक आ ही नहीं पाया था। ईरान के युद्ध के बाद उसको इतना नुकसान हो गया था कि वो भारत में, यानी कि तक्षशिला अफगानिस्तान एरिया जो है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाया था। अब देखो, ऐसा है कि इतिहास में इस तरह के मतभेद आते ही रहेंगे। हमें वर्तमान के बारे में मतभेद इतने सारे आते हैं और हम नहीं सुलझा पाते। वर्तमान के बारे में इतने मतभेद आते हैं, जैसे कल की ही बात करो, कल परसों की, कन्नौज में जो चुनाव है जिसमें मौलाना यादव की पुत्रवधू डिम्पल यादव ने फॉर्म भरा है और उसके सामने बीजेपी और कांग्रेस ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो कांग्रेस और मुलायम का तो स्पष्ट समझौता है, वो तो हम देख ही रहे हैं। पर जब सवाल आया कि भाई मौलाना यादव मुस्लिम गुंडों को इतना प्रोत्साहन दे रहा है तो बीजेपी ने फॉर्म क्यों नहीं भरा, तो कुछ एक कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई गडकरी ने 25 करोड़ लिया था और राजनाथ सिंह के लड़के को, भतीजे को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया अखिलेश यादव ने, इसलिए। और कुछ जो अंधभक्त है बीजेपी के, वो कहते हैं आपके पास क्या सबूत है कि गडकरी ने 25 करोड़ लिया। मैंने कहा भाई मुझे जो सबूत मिले उसके अनुसार गडकरी ने 25 करोड़ और 10 लाख लिया था, वो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए 25 करोड़ कहता। तो वर्तमान के बारे में भी जब हम इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाते तो 2-3 हज़ार साल पुरानी घटनाओं के बारे में मतभेद रहेंगे। पर जो चाणक्य के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कौन से सोर्स से लिए, मैं किस तरह से इतिहास की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँ। सारे जो प्राचीन टेक्स्ट है वो तो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो संस्कृत में और प्राकृत में लिखे गए हैं। संस्कृत आती है मुझे पर इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं पूरे ग्रंथ पढ़ सकूँ, नहीं इतना समय है। पर मैं कौन से सेकेंडरी सोर्स को मान्यता देता हूँ। कुछ एक इतिहास के लेखक है और कुछ इतिहास के हॉबीस्ट हैं। भारतरक्षक.com मेरा एक फेवरेट वेबसाइट है, भारतरक्षक.com। उस पर कुछ एक व्यक्ति है जो कि कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके सोर्स की मैं विशेषता बताऊँ। वो एक भी अंग्रेज सोर्स को नहीं मानते, फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, वो अंग्रेज सोर्स को सुनते ही नहीं है कि मैकाले ने क्या कहा, मैकाले ने फेवर में कहा या अगेंस्ट, मैकाले को सुनते ही नहीं है। जो एशियंट फॉरेन सोर्सेस है, ग्रीक या रोमन, उनको भी नहीं सुनते। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उस समय जो लोग रह रहे थे, उन्होंने अपनी जो आंखें देखी घटनाएं लिखी, उसको वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं। उसके आधार पे लेखकों ने जो बातें लिखी और उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है वो पढ़ना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो संस्कृत में और ब्राह्मी में। तो मैंने अपने कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिए थे ना, मैंने मैथस्थनीज और जो ग्रीक इतिहासकार थे ना मैंने उनको सुना, ना अंग्रेज इतिहासकारों को सुना। जो भारतरक्षक.com पे जिन्होंने ये सारे, एक ऑथर है शर्मा, मैं पूरा नाम भूल गया, जिन्होंने आर्य चाणक्य नाम की किताब लिखी है, और उन्होंने
सारे सोर्स के इंफॉर्मेशन लिए लेकिन कुछ एक सोर्स को प्राधान्य दिया है, वो कौन सा है? एक तो अर्थशास्त्र, चाणक्य का खुद का लिखा हुआ। दूसरा, उस समय के तत्कालीन जो हिंदू साधु थे या जैन साधु थे या बौद्ध साधु थे उस समय के, उन्होंने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में उन्होंने जो अपनी आंखों देखी हुई बात लिखी है उसको आधार लिया है। तो उन्होंने जो चीज़ को आधार लिया है, मैं उसमें से कुछ डिस्कशन लूँ। और जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी जो चाणक्य सीरियल बनाई थी, उन्होंने भी इन सारे सोर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था कि उस समय के रहने वाले हिंदुस्तानियों ने क्या लिखा, न कि उस समय के रहने वाले ग्रीक लोगों ने क्या लिखा। तो उसमें एक बात आप बार बार नोट करोगे चाणक्य सीरियल में कि चाणक्य पूरे देश में राजाओं से मिल रहे थे कि आप अपनी सेना यवनों के खिलाफ लड़ने के लिए दो। यवन यानी अलेक्जेंडर, वो मगध गए थे, आंध्र प्रदेश भी गए थे। चाणक्य महाराष्ट्र गए थे, आंध्र प्रदेश तक गए थे, मगध गए थे और अनेक राजाओं से उन्होंने विनती की थी कि आप अपने मदद दो, धन की या सैनिकों की, यवन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब मानो कि पोरस ने अलेक्जेंडर को हरा दिया होता और अलेक्जेंडर सिंधु नदी के या तो रावी नदी के किनारे से वापस लौट गया होता, तो चाणक्य को मगध, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये सारे राज्यों में आने की क्या जरूरत? दूसरा, चंद्रगुप्त का इतिहास यह कहता है, जो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने के पश्चात जब वो रिटायर हुआ तो वो जैन बन गया था और वो उसने जैन साधुओं के साथ भ्रमण शुरू किया था। तो जैन ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त राजा कैसे बना था? वो तो आप जानते हैं कि वो एक अत्यंत सामान्य परिवार का था, दासी का या किसी मतलब बहुत चरवाहे का लड़का था। और विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बनाया। वो राजा इस तरह से बना था कि जब यवनों ने राजाओं को हरा दिया, आंभी को, पौरुष को, तक्षशिला के राजा आंभी को, तो अधिकतर राजाओं ने यवनों के खिलाफ लड़ने से मना किया और यवनों के अत्याचार बढ़ रहे थे, जैसे गौ हत्या, अपहरण, जबरन जमीन छीन लेना, टैक्स वसूलना। यवनों के अत्याचार बढ़ गए थे और राजाओं ने उनके खिलाफ लड़ने से मना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अनेक विद्यार्थी, चाणक्य के विद्यार्थी लड़ने को सामने आए, तो प्रजा ने उनको सहयोग दिया और धीरे धीरे उनके संगठन बड़े होते गए और संगठन सेना में परिवर्तित हो गए। और जब चंद्रगुप्त ने यवनों पे विजय प्राप्त की तो वहाँ के लोगों ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो चंद्रगुप्त राजा इसी तरह से बने थे। बाद में उन्होंने मगध पे हमला किया और मगध में जो गुरु युद्ध चल रहा था उससे उनको हमला करने में और फायदा हुआ और उन्होंने मगध पे कब्जा किया। पर मगध से कब्जा करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। उस समय वो राजा बने थे मुल्तान आदि एरिया के, आज का सिंध और वो सारा एरिया, और मुल्तान यानी सिंध और थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया उसमें आएगा। उस एरिया का राजा चंद्रगुप्त बने थे और वो राजा इसलिए बने थे क्योंकि वहाँ की प्रजा ने उन्हें राजा बनाया था, इसलिए क्योंकि वहाँ के राजाओं ने यवनों के खिलाफ लड़ने से मना किया था। तो बहुत सारे अनेक संख्या में हिंदू साधुओं द्वारा लिखे ग्रंथ, बौद्धों के द्वारा लिखे ग्रंथ और जैनों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि चाणक्य ने तक्षशिला के राजा आंभी और पौरव और अनेक राजाओं को हराया था और उसके बाद वो लौट गया। और उसके लौट जाने के कारणों में से ये हाथी की चिंगार का बहुत बड़ा कारण बहुत सारे लोगों ने नोट किया है कि हिंदुस्तान की फौज में जो हिंदू राजाओं की फौज में जो घोड़े होते थे वो हाथियों की चिंगार से नहीं डरते थे। क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी उसके भी तरीके हैं कि घोड़े को एक हाथी के साथ रखा जाता था, हाथी को चेन से बांध के रखते थे, हाथी को खूब शराब पिलाते थे, उसको भाले मारते थे ताकि वो जोर जोर से चिंगाड़े।
उससे घोड़ा थोड़ा डर जाएगा और घास रखेंगे एकदम हाथी के पास। तो जब घोड़े को भूख लगेगी तो वो हाथी के पास जाएगा, हाथी चिंगाड़ेगा, लेकिन हाथी चेन से बंधा हुआ है इसलिए वो घोड़े तक जा नहीं सकता और घोड़े को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब घोड़े को बहुत भूख लगी है तो वो कितना भी डरता हो लेकिन अंत में वो घास खाने के लिए जाएगा। हाथी चिंगाड़ रहा है तो घोड़ा घास खा लेगा, दूर चला जाएगा चिंगाड़ सुन के, लेकिन बाद में फिर से भूख लगेगी, फिर से घास के पास जाएगा। तो इस तरह से जब बार बार होगा तो घोड़े के माइंड में एक फीलिंग आ जाएगी भाई हाथी तो है वो चिंगाड़ता रहेगा, चिंगाड़ से मेरा कोई बिगाड़ने नहीं वाला। तो इस तरह से हिंदुस्तान की फौजों के जो राजा थे वो अपने घोड़ों को ट्रेनिंग देते थे कि वो हाथी की चिंगाड़ से डर के ना भागे, वरना जो जंगली घोड़े होते हैं उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि हाथी की चिंगाड़ की आवाज़ इतनी बड़ी होती है कि उससे डर के वो भाग जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई ट्रेनिंग ग्रीस के घोड़ों के पास थी नहीं, तो वो जब हाथियों की चिंगाड़ सुनते थे तो वो सीधा उल्टे पांव भागना शुरू करते थे, सेना तितर बितर हो जाती थी। तो अब ये ट्रेनिंग, ये तरीका धीरे धीरे अलेक्जेंडर ने भी ढूंढ निकाला होता, मास्टर कर लिया होता, पर उतने तब तक में बहुत सारी घटनाएं बनी कि जो प्रदेश अलेक्जेंडर ने कब्जे जो कंट्रोल किया था, जिधर टेक ओवर किया था, सिंधु नदी का प्रदेश वर्तमान पाकिस्तान का थोड़ा बहुत गुजर, वो कच्छ की बॉर्डर तक आया था, पूरा गुजरात के अंदर ज़्यादा नहीं आ पाया था, पर कच्छ का कुछ एरिया उसने लिया था और थोड़ा बहुत राजस्थान। वहाँ पे विद्रोह इतने सारे हो रहे थे कि काफ़ी यवन सेना का बड़ा हिस्सा उस विद्रोह को दबाने में लगा था। और यमुना इतनी चौड़ी थी और इतनी गहरी थी कि उसके कमांडरों ने बोला कि ये नदी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हम क्रॉस करने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे सैनिक डूब जाएंगे। और एक एक्सपीरियंस उनको पौरव के टाइम हुआ था कि जब रावी नदी क्रॉस करने की कोशिश की उन्होंने, तो सैकड़ों सैनिक डूब के मर गए थे अलेक्जेंडर के। और यमुना उस समय रावी से भी ज़्यादा, आज भी रावी से भी ज़्यादा चौड़ी थी, गहरी थी और ज़्यादा वाइड तूफानी नदी थी। और दूसरी ओर जो नंद और नंद के समर्थक राजा थे उनके पास कुल मिला के 4000 हाथियों की सेना थी और घोड़े और रथ और वो सब अलग। तो जब अलेक्जेंडर ने देखा कि एक तो यमुना क्रॉस करने में इतना हो जाएगा, इसलिए अलेक्जेंडर के सैनिक भी डर गए। ये बात एक तरह से हमारी टेक्नोलॉजी को साबित करता है कि हमने हाथियों को इतनी ट्रेनिंग दी कि जिससे कि वो हम युद्ध में उपयोग कर पाए। वो काम यूरोप के राजा नहीं कर पाए थे। यूरोप के राजा 300 AD रोम के समय में कहीं जाके उन्होंने हाथियों को युद्ध में इस्तेमाल करने की कला को सीख पाए, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे पाए थे। तो इस वजह से कि एक तो अलेक्जेंडर के सैनिक वर्षों से अपने राज्य से दूर थे, उनके बीवी बच्चे परिवार सब दूर हो चुके थे, घर वापस जाना चाहते थे। और उस समय रोटेशन का सिस्टम नहीं था कि भाई सैनिक है, तुम्हारा 1 लाख सैनिक है, उसमें से 10,000 को भेजो, दूसरे 10,000 ग्रीस से लाओ। क्योंकि ये अलेक्जेंडर का ये पहला स्टैंडिंग आर्मी था। अलेक्जेंडर से पहले फिलिप्स, उसके फादर ने स्टैंडिंग आर्मी बनाया था, वो बहुत छोटा था और उससे पहले एक भी ग्रीस के राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं था कि जो कि 24 घंटे सेना के सैनिकों, सब सिटीजन आर्मी थे। तो ये सारे कारणों से उसे अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, भारतरक्षण.com एक वेबसाइट है, उस पर आप गूगल करना आर्य चाणक्य, उस पर आपको लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो एक पूरा थ्रेड आएगा आपको आर्य चाणक्य के ऊपर और उसमें आप कुछ 25 किताबों के नाम, एंशंट किताबें, बौद्धों द्वारा लिखी हुई, जैनों द्वारा लिखी हुई और उस समय के हिंदू सनातन धर्म के साधुओं द्वारा लिखी हुई किताबें, आपका लिस्ट पूरा मिलेगा जिसमें अलेक्जेंडर के मगध यमुना तक आने के बातों का उल्लेख है। तो इसको फिर भी मैं कहूँगा, इतिहास में देखो मतभेद होते रहते हैं और सच क्या है वो तो शायद पता नामुमकिन ही रहेगा। दूसरा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव इसलिए सफल नहीं हुआ था क्योंकि उसके पास बेहतर हथियार थे, इसलिए सफल हुआ था क्योंकि उसने बहुत अच्छी दाव पेच खेले कि उसने मीर जाफर को बोला कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा वगैरह वगैरह। उसके सैनिकों की संख्या के बारे में मतभेद है। मैंने जैसे आपको बताया कि उसके पास 3000 सैनिक थे। जो विवरण मुझे पढ़ने मिला उसके अनुसार उसके पास 300 अंग्रेज सैनिक थे, बाकी 700 यूरोपियन सैनिक थे।
अंग्रेज के सिवा, जिसमें से कुछ आयरलैंड के भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय आयरलैंड को एक अलग प्रदेश मानते थे वो लोग। और बाकी 2000 भारत के सैनिक थे। और इसमें संख्या में मतभेद हो सकता है कि कई जगह 300 सैनिक का उल्लेख है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसके पास 300 गोरे सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे। अब ये कहें कि भाई क्लाइव के पास अच्छे हथियार नहीं थे, तो एक तो बात जाहिर है कि क्लाइव के पास सेना तो 10-20 हज़ार की तो थी नहीं। कुछ लोग बोलते 300 की, कुछ लोग बोलते 3000 की। ये तो कोई नहीं कहता उसके पास 30,000 की सेना थी। तो फिर मीर जाफर ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं या उतना धन, गहने या जो भी है, लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्लाइव को क्यों दी? उस आदमी के पास बड़ी सेना नहीं थी। मतलब मीर जाफर के पास कुछ 25,000 से 30,000 सैनिक थे। सिराजुद्दौला के हारे हुए सैनिक भी मिला, सारे जब उसके साथ आए तो मिला के 50,000 से ऊपर आ गया। अब यदि क्लाइव के पास हथियार नहीं थे, सेना नहीं थी, तो मीर जाफर को क्या जरूरत थी उसको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने की? और ये भी कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारे दूसरे एरिया लूट लिए थे। बाद में उसने पूरे एरिया की दीवानी राइट्स यानी टैक्स वसूलने का राइट्स ले लिया था। मीर जाफर, यदि रॉबर्ट क्लाइव के पास अच्छे हथियार नहीं थे तो मीर जाफर मार डालता उसको वहीं का वहीं। कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए? पर 2-3 फैक्ट यदि तुम रखो कि रॉबर्ट क्लाइव लाखों स्वर्ण मुद्राएं, कुछ कहते हैं कि 1 स्वर्ण मुद्रा यानी 1 तोला सोना हुआ। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख से लेकर 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के एस्टिमेट आते हैं। और चांदी के गहने, हीरे जड़ित गहने। तो ये इतनी बड़ी संपत्ति कोई आदमी तभी छीन सकता है, लूट सकता है, जब उसके पास अच्छे हथियार हो, या तो उसके पास हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सैनिक हो। तो सैनिक तो थे नहीं उसके पास। तो एक तो लॉजिक से दिख रहा है कि उसके पास बहुत बड़े पैमाने पे हथियार थे, अच्छे हथियार थे। और बाकी भी बहुत सारे एविडेंस है, जैसे कि उसकी तोपें जो उसने यूज़ की थी, उसकी डिज़ाइन आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में और आज रखी गई है, ऐसा नहीं है, उस ज़माने से ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी फैक्ट्री में बनी थी। और पश्चिम बंगाल में उसकी मेंटेनेंस फैक्ट्रियाँ जो बनाई थी उसने तोपों को रिपेयर करने की, उसके भी रिकॉर्ड मिलते हैं। तो ये तोप का काफ़ी, उसकी जो तोप थी वो भी उसके पिक्चर्स है कि 2 आदमी तोप उठा के घूम रहे हैं। जबकि आप सिराजुद्दौला की तोप के कुछ चित्र उस समय के जो मिल रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि एक बड़े लकड़ा का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 1 या 2 तोप है, और उस प्लेटफॉर्म के नीचे पहिए लगे हैं, और उसको खींचने के लिए आगे बैल और हाथियों का इस्तेमाल हो रहा है। और अकबर द्वारा, अकबर के ज़माने में जो लेख लिखे गए उसमें भी शब्द स्पष्ट आता है गजनाल। गजनाल यानी नाल यानी तोप, यानी ऐसी तोप जो कि इतनी भारी है कि जिसको हिलाने के लिए, घुमाने के लिए हाथी की जरूरत पड़े। तो ये सिराजुद्दौला के पास उस समय गजनाल थे और इतने भारी थे कि उसको घुमाने के लिए बैल या हाथी की ज़रूरत पड़ती थी। और सिराजुद्दौला ने जो उसके पास तोप थी उसने पहले राउंड में उसने बैल ख़त्म कर दिए, इसलिए उसको बुलक बूचर भी कहा जाता है। काफ़ी बुलक बूचर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उसको बोलते थे कि तुम बुलक बूचर हो। उसने एक पूरी नई टेक्निक डेवलप करके दी थी कि आपको भारत के राजा के खिलाफ लड़ना हो, उसकी सेना के खिलाफ लड़ना हो, तो पहले उनके सारे बैल मार दो। उसके बाद उनकी तोप इतनी भारी है कि वो इमोबाइल हो गई और वो तोप हिल नहीं सकती। अब आप ऐसी किसी जगह पे हो जाओ, थोड़े दूर खिसक जाओ, वो तोप दूर खिसका नहीं पाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी रॉबर्ट क्लाइव ने इन्वेंट करके दी थी। अब एक जो मेन पॉइंट आता है कि ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूँ इतिहास के बारे में, तो मैं मानता हूँ हिस्ट्री इज यूजलेस। इतिहास एक एकदम टाइम पास और निकम्मा विषय है। तो फिर मैं इस पे इतने वीडियो टेप क्यों बना रहा हूँ, फेसबुक पे इतने पोस्ट क्यों कर रहा हूँ, उसका भी मैं कहता हूँ कि मुझे पता कैसे चला कि हिस्ट्री इज यूजलेस। कि काफ़ी सारी हिस्ट्री की किताबें मैं यहाँ पढ़ी मैंने, और जब मैं 1990 में यूएस गया तो एक चीज़ मुझे जो साफ दिखाई कि मैंने कारण, अमेरिकी रिवॉल्यूशन के कारण, कि अमेरिका में जो क्रांति हुई 1780 में जब उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो उसके कारण में भारत के इतिहासकारों ने लिखा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और उसके एक्सप्लेनेशन ये दिया
कि भाई हमें कानून बना, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, हमारे प्रतिनिधि तो होते नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारा, इसलिए हम ये टैक्स के कानून को स्वीकार नहीं करते। जब अमेरिका गया तो पता चला कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन का शब्द इलेक्शन से था ही नहीं, ज्यूरी सिस्टम से था, क्योंकि उस समय तो वैसे भी 0.1% लोगों के पास ही वोटिंग राइट था। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था कि उस समय जब झगड़ा होता था सरकार और नागरिक के बीच, तो नागरिक अदालत में आते थे ज्यूरी के स्वरूप में और नागरिक फैसला देते थे। यानी अमेरिका के लोगों ने कहा था कि वी वांट रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट 1780 में कंसेप्ट ही नहीं था, कोई बात ही नहीं हुई थी उसकी। और अदालत में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने वहाँ जज सिस्टम थोपने की कोशिश की थी और उसमें पूरा क्रांति शुरू हुई। और उसके बाद बहुत सारे मुझे मिलते गए कि जिसमें पता चला कि भाई ये भारत के जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले हैं वो एकदम झूठ बात लिख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सच क्या है, तो जितनी इतिहास की पुस्तकें देखी उसमें मैंने देखा कि इतिहासकार 1 लाख 2 लाख पेज इकट्ठे करता है और जो पेज उसको अच्छे नहीं लगते वो फाड़ के फेंक देता है। झूठ नहीं बोलता, सिलेक्टिव सच। जैसे कि रोमिला थापर है जिसने भारत की मेरी CBSE की टेक्स्ट बुक लिखी थी, उसको ये कारण तो मिला ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म फैलाना चाहती थी, लेकिन वो कारण किसी वजह से उससे नहीं लिखना था, फाड़ के फेंक दिया वो पन्ना उसने। यानी इतिहासकार झूठ नहीं बोलते, पर वही सच बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और जो सच किसी भी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता, या तो उनको न लिखने का कोई पैसा देता है या तो प्रमोशन की लालच देता है, तो वो फाड़ के फेंक देता है। तो इसका मतलब कि इतिहास की पुस्तकें सारी बकवास है, क्योंकि जब लिखने वाला ही इस मेंटालिटी से लिख रहा है कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो लिखेगा नहीं, तो इतिहास अच्छी चीज़ हो तो भी जब उस अच्छी चीज़ की कोई पुस्तक नहीं मिलने वाली जो कि रिलायबल हो, अनबायस्ड हो, तो उस विषय का क्या करना। और फिर बाद में जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे लगा कि सारा इतिहास पढ़ने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें ही काम की लगती है। एक तो किसी भी देश को ज़्यादा नुकसान दुश्मनों से कम, नुकसान बाहर के दुश्मनों से कम होता है, अंदर के जो राजवी वर्ग होता है, मतलब शासन करने वाले राजा या बुद्धिजीवी या शासन में सब आ गए, अधिकारी, राजा या तो जज, वो पहले देश को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। बाहर के दुश्मन तो आके सिर्फ एक फाइनल हथौड़ा मारते हैं, पर देश को अंदर से खोखला करने वाले पहले अंदर के लोग होते हैं। फिर दूसरा उसका कि भाई जो प्रजा है उसे अपने राजा का या अपने बुद्धिजीवियों का या न्यायाधीशों का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा 10,000 20,000 इतिहास के पढ़ने के बाद ये जो शिक्षा मुझे मिली वो तो मैं कॉमन सेंस से भी बता सकता था, इसके लिए क्या 10,000 पेज पढ़ने की ज़रूरत थी। इसलिए 1992-93 के आसपास मुझे लगा कि इतिहास है वो एकदम निकम्मा विषय है, यूजलेस सब्जेक्ट है। और वरना 8th क्लास में 9th क्लास में मैं हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट लेता था कि 9th क्लास में मैं TYBA की इतिहास की किताबें पढ़ा करता था। जो भी टॉपिक मेरे 8th क्लास में 9th क्लास में होते थे, मैं उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए FYBA, SYBA, TYBA तक की किताबें मैंने पढ़ी थी। और 1990 मैं 10th क्लास में था, 1984 में। लेकिन जब अमेरिका आके मैंने देखा कि भारत के इतिहासकारों ने तो बहुत सारा सच जानबूझ के छुपाया, उसके बाद और कहा कि भाई ये सारी चीज़ें तो मैं कॉमन सेंस से भी डिराइव कर सकता हूँ, इसलिए इतिहास निकम्मा विषय है। फिर इतिहास के बारे में ये सारे वीडियो बनाने की और पोस्ट लिखने की क्या ज़रूरत हुई कि कुछ हमारे देश के जो नेता हैं वो इतिहास के नाम पे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी, राइट टू रिकॉल ग्रुप, यानी मैंने जो संगठन शुरू किया 1998 में, इनफॉर्मल है, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो आदमी राइट टू रिकॉल में मानता है वो मेंबर है। हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भाई कानूनों का स्टडी करना चाहिए, कानून क्या बदलने चाहिए उसका स्टडी करना चाहिए, दूसरे देशों ने अपनी सेना कैसे सुधारी उसका स्टडी करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसका हमें स्टडी करना चाहिए, कैसे हम कानून गैजेट में ला सकते हैं वो स्टडी करना चाहिए, गैजेट क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन हमें नागरिकों को देनी चाहिए। लेकिन ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं वो बोलते हैं कानून बकवास है, कोई कानून बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था परिवर्तन बकवास है, कोई व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं, बस यूनिटी की कमी है।
हम क्यों हार गए आज से 2500 साल पहले? क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं थी। हम क्यों हार गए मुगलों के सामने? क्योंकि हमारे सामने पास यूनिटी नहीं थी। आज हम क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है। बस सब लोग सुब्रमण्यम स्वामी के अंडर में यूनाइट हो जाओ। वो जो कहे वो कहे रात तो रात, वो कहे दिन तो दिन, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी हो जाएगी तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए जब, और वो इतिहास के झूठे एग्जाम्पल देते हैं, तो उनके झूठे एग्जाम्पल को तोड़ने के लिए मुझे ये सारे इतिहास के वीडियो टेप बनाने पड़े। मतलब यदि कार्यकर्ता स्वीकार कर ले कि इतिहास नॉनसेंस सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगा ना उसके वीडियो टेप, ना उसकी इतिहास की बातें पढ़ने की जरूरत है, ना मेरी पढ़ने सुनने की जरूरत है। आप वर्तमान का स्टडी करिए, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। पर यदि कहते हैं, कोई मानते हैं कि नहीं इतिहास बहुत काम की चीज है, हमें इतिहास के अनुभव से सीखना चाहिए, तो सवाल आता है कि कौन सा इतिहास सच है? कौन सा इतिहास सच है और कैसे पता लगा है कि कौन सा इतिहास सच है? रोमिला खाबर का इतिहास सच है जो कि कहता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म फैलाने नहीं चाहती, या मैंने जो कंक्लूजन दिए कि भाई उन्होंने गोलियों में जानबूझ के भैंस की चर्बी पहले डाली जाती थी, वो कैंसिल किया कि भैंस की चर्बी मत डालना, गाय और सुअर की चर्बी इकट्ठी करो, वो भी मिला के डालो, ताकि हिंदू भी भ्रष्ट हो जाए, मुसलमान भी भ्रष्ट हो जाए। और इससे साबित होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म फैलाना चाहती थी। तो किसका इतिहास सच्चा है? और इतिहास में आधा सच यानी कि कहा कि भाई हम इसलिए हिंदू इसलिए हार गए क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं थी, और मुस्लिमों में यूनिटी है। भाई क्या यूनिटी है? बाबर ने किस राजा को सबसे पहले मारा था भारत में घुसने के लिए? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी भी मुस्लिम था, यानी मुस्लिम राजा अंदर अंदर लड़े। उसके बाद अकबर के टाइम सैकड़ों मुस्लिम राजाओं से युद्ध किए। उतना ही नहीं, शिवाजी की जो आर्टिलरी थी, जो कि औरंगजेब की आर्टिलरी से ज्यादा पावरफुल होने लगी थी, तोपखाना, आर्टिलरी यानी तोपखाना, उसका तोपची कौन था? मोहम्मद खान, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया, पर वो मुस्लिम था। शिवाजी के तोपखाने में 50% से ज्यादा लोग मुस्लिम थे, सर से पांव तक। उसका हेड भी मुस्लिम था, सारे मुस्लिम थे, 50% ज्यादा। शिवाजी की सेना में 20% से ज्यादा सैनिक मुस्लिम थे, और वो औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। तो कहाँ यूनिटी थी? इसी तरह से जब अंग्रेजों का बहादुर शाह जफर 1857 का जो क्रांति हुई, तो उसमें पाकिस्तान के और अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से उसके पठानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, बहादुर शाह के जफर के सैनिकों को मारा भी था। तो ये कहना कि मुस्लिमों में यूनिटी है इसलिए हम जीत गए, हमारे में यूनिटी नहीं थी, वो गलत है, क्योंकि वहाँ उनमें भी यूनिटी नहीं थी। कोई कारण तभी हो सकता है कि जब वो कारण हमारे में हो और सामने ना हो, या तो सामने हो और हमारे में ना हो। मैं कहूँ भारत की सेना इसलिए हार गई क्योंकि भारत का सैनिक एक हाथ से 5000 किलो उठा नहीं सकता था। तो क्या सामने वाले सैनिक में इतनी ताकत थी कि एक हाथ से 5000 किलो उठा सकता था? यदि मैं कहूँ कि भारत के सैनिकों में इतनी ताकत होती कि एक हाथ से 5000 किलो का पत्थर उठा के सामने की सेना पे दे मारे, तो भारत की सेना नहीं हारती। पर यह कारण बकवास कारण किस सेंस में हुआ कि भाई सामने की सेना में तो किसी के सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी। यानी ऐसे चीजें हमें, ऐसे फीचर या ऐसे फ्लॉ हमें देखने चाहिए, ऐसे फीचर हमें देखने चाहिए जो हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है, और या तो ऐसे फ्लॉ जो कि हमारे में है और सामने वाले नहीं है, वही कारण हुआ। यानी रीजन इज डिफरेंस। एब्सोल्यूट रीजन कभी रीजन नहीं होता। हम कहें कि हमारे में ग्रीड बहुत है, लोभ बहुत है, तो क्या अमेरिका के लोगों में लोभ नहीं है? पाकिस्तान के लोगों में लोभ नहीं है? आज से 100 साल पहले आज से 2500 साल पहले अलेक्जेंडर के सैनिकों में लोभ नहीं था? तो लोभ कारण है, वो गलत बात है। तो ये सारे चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सामने रखने के लिए मुझे इतिहास स्टडी करना पड़ा, और ये इतिहास के मैं टेप बना रहा हूँ। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, हिस्ट्री इज यूजलेस। और ये बात मैं अकेला कहता हूँ ऐसा नहीं है, आप एक गूगल करना, हेनरी फोर्ड हिस्ट्री, सबसे पहला आपको कोट आएगा हेनरी भाई फोर्ड का कि हिस्ट्री इज मोर और लेस बंक, यानी कि इतिहास है वो अधिकतर झूठ है। और उसने ये कोट मुझे 1993 में मिला, जब मैंने जो बोला, बात कर रहा था मैं लोगों से कि ये इतिहास है, इतिहास की बात होती थी, मैं लोगों को बोलता था हिस्ट्री इज यूजलेस। तो मेरे साथ एक अमेरिकी लड़का पढ़ता था, उसने बोला कि
फोर्ड ने भी ये बात कही है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। तो उस समय इंटरनेट नहीं था, 1993 की बात कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेट था पर ईमेल था, यूज ग्रुप था, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था, गूगल तो कुछ नहीं था, 93 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढनी शुरू की और उनमें से मुझे एक किताब मिली, कोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एमिनेंट पर्सन्स इन हिस्ट्री, इस तरह से। तो उसमें फोर्ड के कोटेशन मैंने ढूंढे, उसमें एक कोटेशन मुझे मिला कि हिस्ट्री इज मोर और लेस अ बंक। और फोर्ड ने भी इसी तरह से बोला कि भाई इतिहासकार होते हैं, वो अपनी मर्जी की बात लिखते हैं, हुआ कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि उनको ठीक नहीं लगता तो नहीं लिखेंगे, ठीक लगता तो लिखेंगे। यानी तुम जो इतिहास पढ़ते हो वो एक कुछ भी हुआ है उसको फिल्टर करके उसने दे दिया, और इस सेंस में हिस्ट्री है वो बकवास। अब लेकिन उसके आधार पे कुछ एक नेता हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं कि हमें यूनिटी के सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि आप कानून के बारे में मत पढ़ो, व्यवस्था परिवर्तन के बारे में मत पढ़ो, विज्ञान और गणित के एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, अच्छे कानून कैसे देश में लाए वो भी तुम्हें टाइम वेस्ट मत करो, ऐसी चीज़ में बस यूनिटी के गुणगान गाओ। मेरा दूसरा जो वीडियो है वो यूनिटी के ऊपर है और इसी पॉइंट को हाईलाइट करता है कि यूनिटी के गुणगान गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बकवास कंसेप्ट है यूनिटी। क्या होता है यूनिटी, कैसे आ सकती है, कैसे कमज़ोर होती है, कौन से कानूनों से आती है? अच्छे कानूनों से सोसाइटी में डिसयूनिटी कम होती है, यूनिटी आती है यानी डिसयूनिटी कम होती है। वो सारा मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इतिहास के बारे में मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि ये एक निकम्मा विषय है, लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है तो ये चीज़ जानना ज़रूरी होती है कि भारत के सैनिक क्यों हार गए। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा हार गए। आप ईरान को देखो तो अरब अलेक्जेंडर ने पूरा ईरान साल 2 साल में ख़त्म कर दिया था, हरा दिया था, जबकि हिंदुस्तान को वो पौरस यमुना आते आते इतना नुकसान हो गया उसका कि उसने यमुना क्रॉस करने से विचार छोड़ दिया। इसी तरह से अरब सेना ने पूरा ईरान कुछ 15-20 साल के अंदर टेक ओवर कर लिया था। पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका वो कुछ 50-100 साल के अंदर टेक ओवर कर लिया था, जबकि अरब सेना सिंध नदी को क्रॉस नहीं कर पाई थी। सिंध नदी से पहले जो राज्य थे, राजा ताहिर वगैरह, उसको हरा दिया, लेकिन सिंध नदी के बाद जो राजा थे उसको अरब की सेना नहीं हरा पाई थी। इसी तरह से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुगल, तुर्क वगैरह, वो भी दक्षिण के राज्य में पहुंच गए, हरा दिया, लेकिन पूरा जो कंट्रोल कहते हैं वो नहीं कर पाया था। और इसी तरह से मुगल ने भी जब हिंदुस्तान को हराया तो ग्रामीण स्तर पर उनका कंट्रोल नहीं पहुंच पाया था। उन्होंने सारे किलों पर कब्जा कर लिया था, नगरों पे कब्जा कर लिया था, लेकिन ग्रामों में जो खाप कहते हैं, जाटों की पंचायत वगैरह, वो पंचायतों का ही राज चलता रहा और मुगल भी उस राज को समाप्त नहीं कर पाए थे। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर थे जिसकी वजह से टिक गए और काफ़ी चीज़ें बचा भी गई। जैसे कि मुगलों ने जब पूरे इंडिया पे कैप्चर किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, तो उसमें आप देखो कि वो ईरान में 100% पॉपुलेशन को या तो ख़त्म कर दिया या तो कन्वर्ट कर दिया, और इंडिया में कुछ 35% पॉपुलेशन को, मतलब इंडिया यानी पाकिस्तान प्लस इंडिया प्लस बांग्लादेश तीनों को मिला के बोल रहा हूँ, 30% पॉपुलेशन को ख़त्म किया या कन्वर्ट किया, 100% को नहीं कर पाए थे इतने सालों के बावजूद। तो ये सारे फैक्टर, लेकिन दूसरा भी फैक्टर है कि भाई ऐसी क्या कमजोरी थी कि 30% कर पाए। और अंग्रेज़ भी कोशिश की उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदू धर्म को ख़त्म करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब वो सफल हो रहे वो अलग बात है। आप सफल हो रहे यानी आंध्र प्रदेश कुछ 15% क्रिश्चियन हो गया, तमिलनाडु में बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बढ़ गया। अब वो सफल हो रहे हैं और क्या कारण है वो मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो अब इतिहास में मैं फिर से उस टॉपिक पे आता हूँ कि एक ज़माने में हिंदू राजाओं का शासन था, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया, फिलीपींस तक। इंडोनेशिया, फिलीपींस में शासन किया है समुद्रगुप्त ने। दूसरा समुद्रगुप्त, भारत में चंद्रगुप्त 3 हुए भारत के इतिहास में, समुद्रगुप्त 2 हुए। अशोक के पहले एक समुद्रगुप्त हुआ था,
और दूसरा राजराज चोल जो कि तमिलनाडु का राजा था। चोल वंश के शासकों ने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर इन सारे प्रदेशों पर राज किया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे न सिर्फ राजाओं की सीमा कम हुई, लेकिन संस्कृति या सभ्यता कहो तो उसकी सीमाएं भी सिकुड़ने लगी। राजा की सीमा तो ठीक है, कभी आती है कभी जाती है। एक राजा मरता है, राज्य 10 मिनट बढ़ जाता है, वो तो उनकी राज्य स्तर पे जो हो रहा है वो। लेकिन सभ्यता के स्तर पे देखो तो अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक थी, जो कि अभी सिकुड़ के असम से लेकर गुजरात तक है, और कश्मीर से लेकर केरल तमिलनाडु पे, और उसमें भी हमारी आंखों के सामने आधा कश्मीर चला गया, यानी फिजिकली नहीं पर पॉलिटिकली स्पीकिंग। और नॉर्थ ईस्ट में देखो तो आधा नॉर्थ ईस्ट कैसे हाथ में से निकल गया। मैं कहता हूँ कि एक तो मिशनरी इतने सारे बढ़ गए हैं, और असम में की आबादी का कुछ 1/4 हिस्सा बांग्लादेशी का है। मतलब असम की पॉपुलेशन में जो आसामीज थे, आसामीज या उनके लड़के 1951 में जो आसामीज थे, उनकी पॉपुलेशन अब घट के 75% हो गई, और 25% बांग्लादेशी। और किसी भी दिन उनकी पॉपुलेशन यदि 30-35% हो गई और मौका मिला तो हो सकता है वो पूरा आसाम कैप्चर करे, वहाँ पे जितने भी हिंदू है सबको ख़त्म कर दें या भगा दें, और वो पूरा एरिया है वो बांग्लादेश का हो सकता है किसी भी दिन। तो ये सारे कारण क्या थे? तो मैं फिर से कुछ रिपीट करूंगा जो मैंने पहले वीडियो में कहे थे कि अरबों के सामने जो अलेक्जेंडर, सबसे पहले अलेक्जेंडर के सामने हार हुई, उसका कारण हथियार तक जाता है। अलेक्जेंडर के सैनिकों के पास जो भाले थे उसकी लंबाई थी 18 फीट। 18 फीट यानी एक आदमी की औसत ऊंचाई 6 फीट मान लो, तो एक आदमी की ऊंचाई से 3 गुना बढ़ा, 2 मंजिल की इमारत हो गई 18 फीट का भाला। यानी जितने भी हिंदू राजाओं के उस समय के चित्र मिलते हैं, उनमें मुझे आप एक चित्र बता दो जिसमें हिंदू सैनिक के पास 18 फीट का भाला हो, आपको एक भी नहीं मिलेगा। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाला जितना लंबा उतना फायदा, लेकिन तो फिर उन्होंने क्यों उस समय 18 फीट के भाले बनाए? ऐसा नहीं है। 18 फीट का भाला बनाना हो तो मेटलर्जी, धातु विज्ञान इतना अच्छा होना चाहिए कि जो आपका 18 फीट का लोहे का भाला है, उसका लोहा इतना मजबूत है कि वो बेंड नहीं हो जाता या टूट नहीं जाता। क्योंकि यदि वो बेंड हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहा। वो 18 फीट का और स्ट्रेट रहना चाहिए, और वो इतना हल्का होना चाहिए कि एक आदमी एक हाथ से उठा सके। उसे सिर्फ उठाना नहीं है, उसको आगे भी करना है और कभी कभी उठा के फेंकना भी है उसे। तो इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि आदमी उसे फेंक ना सके, चला ना सके, और इतना मजबूत होना चाहिए कि वो 18 फीट का है तो भी वो पहना रहता। तो जो 18 फीट का भाला था, उससे फायदा क्या हुआ कि सामने का जो सैनिक है, 2 सेनाएं जब करीब करीब आ गई तो सामने का जो सैनिक है वो पास नहीं आ सकता तलवार का वार करने के लिए या उसका भाले का डायरेक्ट वार करने के लिए। उसके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि वो तीर फेंके या भाले फेंके। तो जो दूसरा जो हथियार था कि उनके पास ढाल, आप चाणक्य का मूवी फिर से देखना कि ग्रीक सैनिकों की ढाल इतनी बड़ी थी कि वो करीब करीब 3/4 आदमी, आधा आदमी 3/4 आदमी कवर कर लेता था। सर से लेकर घुटने तक वो पूरा कवर हो जाता था। तो वो उस ढाल को आगे रख देते थे या तो थोड़ा ऊपर रख देते थे एंगल पे, तो जितने भी तीर गिरते थे, तो सैकड़ों तीर गिरे, ढाल ने रोक लिए, सामने वाली सेना के पास तीर खत्म हो गए। उसके बाद एक ही ऑप्शन बना, भाला फेंके, भाले खत्म हो गए। अब तलवार से लड़ने की बारी आई। तो एक आदमी तलवार से लड़ने आता है या घोड़े पे चढ़ के तलवार से लड़ने आता है, दूसरे सैनिकों के पास 18 फीट के भाले हैं और दूसरे के सैनिक मारे जाएंगे। तो ये दूसरा जो हथियार था कि उनके पास ढाल, और चाणक्य सीरियल आप फिर से देखोगे तो हिंदू सैनिकों के पास जो ढाल थी, वो ढाल का आप शेप देखो तो वो सिर्फ शरीर का 1/4 हिस्सा अधिक से अधिक कवर कर पाएगा, वो पूरा आधा बॉडी कवर नहीं कर सकता। तो ढाल बड़ी क्यों थी? क्योंकि चमड़ा उनके पास विपुल मात्रा में था, मजबूत चमड़ा था, और इतने सस्ते में वो बना लेते थे कि पूरा शरीर चमड़े से ढक जाता था, फ्रंट बैक, और प्लस ढाल बन जाती थी।
हिंदू सैनिकों को आप देखोगे उस समय के, तो उनके ढाल सिर्फ जो ढाल है वो सिर्फ फ्रंट में है और एक हाथ में है, बैक साइड पे कोई ढाल नहीं है। क्यों? क्योंकि चमड़ा इतना महंगा पड़ता था उनको कि पूरे बॉडी को चमड़े से कवर कर सके, वो उनके पास नहीं था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये डेवलप किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह के ढाल बनाए थे कि पूरा का पूरा सैनिक है वो लोहे के और चमड़े के कवच में ढका हुआ है। तो चाणक्य के एपिसोड के एक आप एपिसोड में देख पाओगे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना पाटलिपुत्र में प्रवेश करती है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक पाटलिपुत्र में प्रवेश करते हैं उनको आप देखोगे तो वो पूरे सर से पांव तक लोहे और चमड़े के कवच में ढके हुए हैं। पर अलेक्जेंडर जब आया तब इस तरह के पूरे शरीर को ढक सके ऐसे लोहे और चमड़े के कवच की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद मुख्य हथियार आता है गुलेल। गुलेल नहीं था भारत के राजाओं के पास, अलेक्जेंडर के पास था। तो गुलेल पे वो आग के गोले एक टन 500 आधा टन 1 टन जितने भारी पत्थर फेंक सकते थे, जिससे सैनिक मर जाते थे, या तो किले के दीवार टूट जाते थे या तो किले के दरवाजे टूट जाते थे। गुलेल एक हथियार था। और मचान जिसे सीज टावर कहते हैं, आप विकिपीडिया में सर्च करोगे सीज टावर, SIEZEDTOWER। सीज टावर एक इतना ऊंचा मचान होता था कि मान लो ये किले की हाइट है तो सीज टावर है, सीज टावर लकड़े का पूरा बना हुआ है, नीचे पहिए हैं, उसको जा सकता है और ये पूरा लकड़े का बना हुआ है, यानी सामने के सैनिक उस पर तीर भाले फेंकेंगे तो सैनिकों सीज टावर के अंदर जो ग्रीक सैनिक है, यवन सैनिक है, उनको कुछ असर नहीं होगा। और ये किले की ऊंचाई इतनी है तो सीज टावर की ऊंचाई किले की ऊंचाई से डबल है। तो जब सीज टावर पास में जाएगा तो यहाँ ऊपर जो सैनिक बैठे हैं वो तीर भाले आग के गोले सब कुछ फेंक के यहाँ जो सैनिक बैठे हैं उनको मार देंगे। इसके बाद सीज टावर के इस लेवल पे जो सैनिक है वो एक प्लेटफॉर्म डालेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म डालेंगे और प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ग्रीक सैनिक किले में घुस जाएंगे। जो दरवाजे के चौकीदार है उनको मार डालेंगे, दरवाजा खुल जाएंगे, इस तरह से पूरी सेना अंदर आ जाएगी। ये सारी चीजें भी आपको चाणक्य की सेना में दिखेगी। दुर्भाग्यवश इन चीजों पे दिखाया पर फोकस नहीं हुआ है चाणक्य सीरियल में। ये बताया नहीं गया कि ये 5-6 हथियार थे जिसकी वजह से हार हुई। दिखाने के लिए उसने दिखा दिए ताकि कोई कह ना सके कि दिखाया नहीं, लेकिन जो हाईलाइट करना चाहिए कि इन हथियारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। वो हाईलाइट नहीं हुआ है। इस तरह से ग्रीक जब आया, ग्रीक के बाद अरब में के पास भी हथियार थे। आप राजा ताहिर और उस समय अब्बास था, इसके बारे में आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि गुलेल बहुत शक्तिशाली हथियार साबित हुआ था। कि गुलेल पे बड़ी मात्रा पे आग के गोले रखे जाते थे, ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते थे और जला के सीधा गुलेल फेंका जाता था। घोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में भी गुलेलों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना को बहुत नुकसान हुआ। अब सवाल आता है उसके बाद बाबर के पास तोप थे, भारत के राजाओं के पास तोप नहीं थे। राणा सांगा के पास तोप नहीं थे जितने अच्छे बाबर के पास थे। तोप की वजह से जो बहुत बड़ा फीचर था वॉर एलिफेंट, हाथी, वो एक तरह से कम शक्तिशाली साबित हुआ, क्योंकि तोप का पहला वार वो हाथियों पे करते थे। तो हाथी घायल हो गया, घायल होके वो तीतर बीतर घूमने लगा, मतलब तो सामने वाली सेना को, मतलब जो जिस सेना में हाथी है, कभी कभी उस सेना को भी बहुत नुकसान जाता था, क्योंकि तोप के गोले ने हाथी को घायल कर दिया। दर्द की वजह से हाथी इतना व्याकुल हो उठा कि उसने तितर बितर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और अपने सेना के भी सैनिकों को मार दिया। तो तोप की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में हिंदू राजाओं को नुकसान हुआ। और जो दूसरा पार्ट है कि हमारे समाज में क्या कमजोरी थी उस समय, तो कमजोरी इतनी थी कि शिवाजी के समय में भी तोप को बनाने की, उपयोग करने की, रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी हिंदू राजा और हिंदी कारीगर मास्टर नहीं कर पाए थे। शिवाजी के तोप खाने में जो मुख्य तोपची था वो अंग्रेज था,
यहाँ तक कि पेशवा शिवाजी के उत्तराधिकारी, उसका भी जो मुख्य तोपची था वो फ्रेंच था। पेशवा की तोप में, पेशवा का तोपखाना मेड इन फ्रांस था, मेड इन इंडिया नहीं था। और विदेश की हथियार कभी काम नहीं आते, जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि सप्लाई खत्म हो जाता है, तब नए तोप कैसे बनाओगे। शिवाजी के तोप भले मेड इन इंडिया हो, पर उसे चलाने के लिए जो तोपची थे अधिकतर, उसका जो हेड था पूरे तोपखाने का वो मुस्लिम था। अक्सर कहा जाता है कि शिवाजी सेक्युलर राजा थे, मुस्लिमों को आदर करते थे वगैरह। मैं ऐसे बोलता हूँ, तो उसके पास ऑप्शन क्या था? मान लो उसने तय किया होता कि भाई मुझे पूरे भारत से भारत को दोबारा हिंदू बनाना है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उसके पास जो हिंदू कारीगर थे या हिंदू उसके पास जो सेनापति थे, उनको तोप खाना चलाना आता ही नहीं था। तो तोप खाने के लिए उसको, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मुस्लिम सैनिकों को रखे, मुस्लिम सरदारों को तोप खाने का सरदार बनाए। और यदि उनका सहयोग चाहिए तो उनकी बातें या तो उनके विचारों को एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, लैक ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारण रहा है कि जिसकी वजह से अनेक युद्ध हार गए। और ये कारण अनेक वर्षों तक चलता रहा कि 1857 में भी अंग्रेजों की जो जीत हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था एनफील्ड राइफल। हम सारे कारण गिना सकते हैं कि सिखों ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया, जो सिखों ने साथ दिया क्योंकि मुगलों ने सिखों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किया। मराठाओं और सिखों के भी झगड़े थे, लेकिन वो झगड़े सुलझ जाते। मराठाओं और सिखों के झगड़े थे वो सिर्फ टैक्स की बात पे थे कि टैक्स कौन वसूलेगा, और कुछ जगहों पे मराठा काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, इसलिए सिखों का साथ बड़े पैमाने पे युद्ध हुए, दमन हुआ। पर मुगलों के साथ जो झगड़े थे वो सिर्फ टैक्स की बात पे नहीं थे, बड़े पैमाने पे लोगों को गिरफ्तार करके गुलाम बनाया जाता था। मराठा कभी गुलाम नहीं बनाते थे, मराठा जिनको भी हरा देते थे उनको गुलाम नहीं बनाते थे। दूसरा, मुगल बड़े पैमाने पे अपहरण करते थे, जिसको हरा दिया वहाँ पे बड़े पैमाने पे हत्याएं की, अपहरण किए, और लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी कि वो यदि मुस्लिम इस्लाम धर्म का स्वीकार नहीं करते। जैसे कि कुछ मुगल राजा थे, उन्होंने नियम बनाया था कि रोज 1000 आदमियों को या तो मारा जाएगा या तो मुस्लिम बनाया जाएगा, और अलग अलग तरीकों से उनको टॉर्चर करते थे। कि एक था, उसको पूरी करवट घुमाई जाती थी और पूरा बॉडी दो में डिवाइड कर देते थे, और फैमिली मेंबर के सामने कि एक फैमिली मेंबर को काटा, उसके बाद दूसरे को पूछते थे कि भाई इस्लाम कबूल है नहीं कबूल है, दूसरे को काटा, और इस तरह से पूरे गांव के गांव साफ कर देते थे। तो जब मुगल को, जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किया गया, तो जाहिर है जितने भी सिख है उनको हार्ट अटैक आएगा, उनको हाई बीपी हो जाएगा कि भाई दोबारा मुगलों का राज आएगा क्या। और उतने हत्याएं हुई, इतनी अपहरण हुए, इतनी लूटपाट की थी, वो कम है तो जो अब और इनकी लूटपाट, अपहरण और हत्याएं सहन करो। इसलिए एक तरह से देखो तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो किसी भी हालत में मुगलों का राज नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और मराठाओं ने, ये भी आता है कि मराठाओं ने मराठा अपने आप को राजा क्यों डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने क्यों मुगल को राजा बनाया, बहादुर शाह जफर को राजा बनाया? क्योंकि उनके पास जो तोपखाना था, उनको तोपखाना चलाने के लिए जो उज्बेकिस्तान के सैनिक थे, मुगल सैनिक थे, उनका सहयोग चाहिए था। और वो इसी शर्त पे सहयोग देते कि यदि दिल्ली का शहंशाह मुगल है, यदि मराठाओं ने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित किया होता तो शायद उन्हें सिखों का सपोर्ट मिल जाता। लेकिन तोपखाना चलाने के लिए जो उज्बेक के लोग, उज्बेकिस्तान के काफ़ी लोग थे उस समय, कजाकिस्तान के भी लोग थे और मुगल थे, उनका सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहादुर शाह जफर को एम्परर बनाना पड़ा, और उसमें उन्होंने सिखों का सपोर्ट खो दिया। पर इसके अंदर भी कारण देखो कि क्या ज़रूरत थी उन्हें बहादुर शाह जफर को शहंशाह घोषित करने की, क्योंकि तोप चलाने की टेक्नोलॉजी उस समय इतनी बड़ी पैमाने पे नहीं थी जितनी ज़रूरत थी। तो अब सवाल आता है कि आज के भारत में क्या करना चाहिए।
तो आज के भारत के पास, हमारे पास ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन है, उसमें से यह है कि बड़े पैमाने पे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां शुरू की जाए जो 100% मेड इन हथियार हो। ये ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जिसका कोर पूरा का पूरा मेड इन रशिया है, आप गूगल करो ब्रह्मोस, आपको मिलेगा उसका पूरा कोर मेड इन रशिया है। हमारे यहाँ सेना कौन सी बंदूक इस्तेमाल करती है? AK-47 इंसास मेड इन इंडिया है, लेकिन न कश्मीर के ठंड में काम करती है, ना राजस्थान की रेत में काम करती है। जब रेत की आंधी आती है तो रेत उसमें घुस जाती है, बंदूक बेकार हो जाती है। AK-100 कौन सी राइफल यूज होती है? मेड इन रोमानिया, मेड इन इंडिया नहीं है। हमारे पास टैंक कौन सा है? बहुत लोग कहेंगे कि अर्जुन टैंक मेड इन इंडिया है। कितने अर्जुन टैंक इंडिया की मिलिट्री में है? 25, मैक्सिमम 50। बाकी सारे टैंक हमारे मेड इन रशिया। प्लेन हमारे कितने मेड इन इंडिया है? बहुत, काफी लोग कहेंगे तेजस है, तेजस है, पर मेन वॉर प्लेन है वो तेजस नहीं है, जगुआर है, मिग है, वो सब मेड इन रशिया है। कोई मेड इन फ्रांस है, वो मेड इन इंग्लैंड है। और जो तेजस है वो भी आप प्लेन खोल के देख लो, उसके अंदर जो चिप्स है, उसके अंदर जो चिप्स है वो सारे इंपोर्टेड चिप्स है। कोई मेड इन अमेरिका चिप्स है, कोई मेड इन ब्रिटेन है, कोई मेड इन फ्रांस है। मतलब असेंबलिंग हो रहा है, रियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा जिसमें आप कहो कि सर से पांव तक पूरा हथियार मेड इन इंडिया हो। क्योंकि यदि हथियार मेड इन इंडिया नहीं है और हथियार कोई मेड इन इंग्लैंड है या मेड इन फ्रांस है या मेड इन अमेरिका है, तो हमें उन देशों की गुलामी करनी पड़ेगी। जब युद्ध शुरू होगा तो वो देश कहेंगे कि भाई भारत में बड़े पैमाने पर मिशनरी घुसने दो। मिशनरी जो मंदिरों का कंट्रोल ले रहे हैं अलग अलग कानूनों के द्वारा, हथकंडों के द्वारा, वो हथकंडे चालू रखो, वरना हम गोले बारूद नहीं भेजेंगे। गोला बारूद नहीं भेजेंगे तो चीन आके तुमको हरा देगा, पाकिस्तान बहुत नुकसान पहुंचा देगा। तो उनकी जो शर्तें हैं कि पूरा इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दो, मिशनरी को सौंप दो। यदि हम हथियार बनाने की फैक्ट्रियों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी शर्तें एक के बाद एक हमें माननी पड़ेगी। लेकिन हथियार बनाने की फैक्ट्री होने के लिए देश में अच्छे कानून चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने 2 करोड़ 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी वो एक या 100-200 करोड़ या 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छे हथियार बनाने के लिए बड़ी संख्या में टेक्नीशियन चाहिए, हजारों की तादाद में अच्छे टेक्नीशियन चाहिए जिनमें डिसिप्लिन है, जो खुद काम करना चाहते हैं, जिसपे सुपरविजन ना हो तो भी ढंग से काम करते हैं। ये बहुत बड़ा एसेट है कि ऐसे कितने टेक्नीशियन इंजीनियर हमारे यहाँ है कि जिसके ऊपर 0 सुपरविजन हो तो भी वो काम करते हैं और उतना ही काम टाइम शिफ्ट पे लिखते हैं जितना उसने किया। कि 8 घंटे मान लो ऑफिस में रहा है और 6 घंटे उसने काम किया है, 2 घंटे मोबाइल पे गपशप लड़ाइए तो वो टाइम शीट पे सिर्फ 6 घंटे लिखे। तो वो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, वो उसमें उसके लिए बहुत सारे अच्छे कानून चाहिए कि जिसके द्वारा ये इस तरह की इंटीग्रिटी आ सकती है। तो जो भी मैंने इतिहास के बातें कही मैं उसमें समराइज करूंगा कि हमारे हथियार अच्छे नहीं थे और उसकी वजह से बड़ी हार हुई। अलेक्जेंडर के पास 18 फीट का भाला था, गुलेल था, बख्तर थे, बड़ी ढालें थी, सीज टावर यानी कि मचान थे, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी। आरब आए तो उनके पास गुलेल थे, हमारे पास नहीं थे। बाबर आया तो उसके पास तोप थी, हमारे पास नहीं थी। और ये तोप की कमी शिवाजी के समय तक चालू रही। अंग्रेजों के पास जो हथियार थे उनके पास बेहतरीन तोप थे, बाद में एनफील्ड राइफल आ गई 1857 में और उसकी वजह से युद्ध हार गए। और हथियार अच्छे नहीं थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। अब दूसरा एक डिस्प्यूट आता है इतिहास के बारे में कि हम काफ़ी समृद्ध थे। समृद्धि बहुत अलग अलग टॉपिक से देखी जाती है। मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना था, क्या वो समृद्धि की निशानी है? लोग भूखे मर रहे हो और मंदिरों में बड़े पैमाने पे सोना है। चलो भूखे मरे उसका तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जब घोरी सोमनाथ का मंदिर लूटने आया तो सोमनाथ में टन के हिसाब से सोना था। तो मैं कहा, मेरा ये एक सामान्य प्रश्न मुझे आया कि उन्होंने जब पता था कि घोरी आने वाला है तो क्यों ना आधा सोना बेच के हथियार खरीद के सोमनाथ के आसपास जितने भी लोग तो हर एक आदमी को तीर भाले दे दिए। मैं तो कहूँगा सोमनाथ का पूरी सेना पूरे सोना यदि बेच के तीर भाले खरीद के लोगों को दे दिए होते तो शायद हमारी सेना ईरान जीत लेती। घोरी को ईरान छोड़ के भागना पड़ता, या हम घोरी को ईरान में गजनी को ईरान में जाके मार देते। लेकिन इतना सारा सोना मंदिरों में था और लोगों के पास हथियार नहीं थे। लोगों के पास हथियार होते तो उन्होंने गजनी को सोमनाथ तक पहुंचने नहीं दिया होता, रास्ते में मार डाला होता। तो गजनी सोमनाथ तक आ गया
उससे स्पष्ट होता है कि रास्ते में किसी के पास नेल कटर भी नहीं था गजनी से लड़ने के लिए, और उसने लूट लिया। तो मंदिर का सोना तो स्पष्ट बताता है कि हम समृद्ध थे, लेकिन लोगों के पास हथियार न होना, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गरीबी की निशानी है। अब क्या लोगों के पास खाने पहनने के लिए और दवाइयों के लिए पर्याप्त पैसा था? जहाँ तक दवाई की बात आती है, मेरे पास स्पष्ट सबूत है कि मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि उस समय अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। क्या सबूत है मेरे पास? कि बहुत सारे लिखित रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत में 1900 से पहले, यहाँ तक कि 1920 से पहले, अधिकतर औरतें अपने जीवन काल में 5, 6, 7 बच्चों को जन्म देती थी। आशीर्वाद में तो ये बहुत आम बात है कि 10 बच्चों की माँ बनो, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते थे। 100 बच्चों की माँ बनो वो तो एक्सट्रीम हो गया, पर 10 बच्चों की माँ बनो ऐसे आशीर्वाद दिए जाते थे। और मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरी नानी, मेरे माता की माता, मेरी नानी के 6 लड़के थे, 4 लड़के 2 लड़कियां, और उनकी माता जो कि मैंने अपने रिलेटिव से कहा, उनके 7 लड़के थे। मतलब मेरी नानी के 6 लड़के थे और मेरी नाना की माता के 7 लड़के थे। तो इस तरह से 6-7 लड़के रखना, 6-7 बच्चे पैदा करना आम बात थी। और आबादी इतनी बढ़ नहीं रही थी कि हर साल डबल हो रही है और हर 30 साल में डबल हो रही है। एक औरत, आम औरत, यदि अपने जीवन काल में 5-7 बच्चे पैदा कर रही है और आबादी हर 30 साल पर डबल नहीं हो रही या बढ़ी नहीं रही, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि 7 में से 3 बच्चे और 7 में से कम 4 या 5 बच्चे शादी की उम्र के पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो रही है। ये एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरा, चेचक, मलेरिया, इन सब रोगों से कम 20% बच्चे मरते थे। पुरानी बात ना कहूँ तो मैं 1975 का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो म्यूनिसिपैलिटी, अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड लगाती थी कि चेचक का पेशेंट यदि मिलेगा तो हम 10,000 रुपये इनाम देंगे। उस जमाने के 10,000, यानी आज के तो शायद 10 लाख हो गए। और वो क्यों इनाम देते थे? क्योंकि चेचक निकल गया था। पर चेचक कैसे निकला? इस तरह के वैक्सीन दिए जाते थे। आज अलग तरह के वैक्सीन, ऐसा दाग नहीं होता। अब किसी भी व्यक्ति को मिलोगे जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है, 40-45 या उससे ऊपर, तो उसके हाथ पे आपको 2 दाग मिलेंगे। वो दाग वैक्सीन के हैं। और वैक्सीन के आने के बाद चेचक, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन सारी बीमारियों की जो फेटालिटी, जो मृत्यु दर है, वो कम हुआ। वरना ऐसा कहा जाता है कि आज से 200-300 साल पहले चेचक की वजह से 1/4 बच्चे मर जाते थे। बड़े पैमाने पे बच्चों को पोलियो होता था और पोलियो होने के बाद 7, 8, 10 साल की उम्र में वो मर जाते थे। आज वो सारे रोग करीब खत्म हो गए। तो ये फैक्ट कि एक औरत को 5-7 बच्चे होते थे और उनसे 2-3 बच्चे ही शादी की उम्र तक पहुंचते थे, वो स्पष्ट करता है कि दवाइयों की बात में काफ़ी मतलब गरीबी थी। अब आप दूसरे अकाउंट पढ़ोगे पुराने राजाओं के, तो अक्सर बार ये बात धर्मों में आती है कि गरीबों को खाना दो। तो एक बात बताओ कि यदि उस समय कोई गरीब था नहीं, भिखारी था नहीं, तो किसको खाना दोगे? आप किस गरीब को खाना दोगे? भाई धर्म में इतना सब दिया गया है कि आप गरीबों को दान दो, गरीबों को खाना दो। और इतनी बार और इतने एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोई सेठ है जिसका कोई लड़का नहीं हो रहा और उसने मानता रखी, उसने लाखों गरीबों को खाना खिलाया, उसके बाद लड़का हुआ, फिर उसने लाखों गरीबों को खाना खिलाया। इस तरह के इतने सारे किस्से मिलते हैं सारे ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, बुद्धिस्ट ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में। तो उस समय यदि गरीब नहीं थे तो किसको ये सब खाना दिया जाता था? और इतने सारे दरिद्रता के ऊपर उल्लेख मिलते हैं सारे शास्त्रों में कि भगवान का एक नाम दिया गया दरिद्र नारायण। तो यदि कोई दरिद्र था ही नहीं तो दरिद्र नारायण शब्द कैसे आ गया? तो ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था। मॉडर्न यानी कि 1950 से पहले पूरी दुनिया में गरीबी बड़े पैमाने पे थी। कुछ एक देश ही थे, जैसे अमेरिका में गरीबी कम थी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, फर्टाइल एरिया है, आबादी इतनी कम है, इसलिए वहाँ गरीबी पहले से बहुत कम रही है। पर 1900 के बाद ही ये ट्रेंड शुरू हुआ। वरना जो यूरोप के देश थे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ भी गरीबी थी, यानी लोगों के पास घर नहीं थे, सड़क पे सोते थे, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं थे, ठंड में ठिठुरते थे, खाना पीना ठीक से मिल जाता था,
भूखमरी की समस्या ब्रिटेन में ख़त्म हुई करीब करीब 1700 AD के पास। 1700 AD से पहले ब्रिटेन में भी बड़े पैमाने पर भूखमरी थी। तो ये सारे गरीबी पूरी दुनिया में थी। हिंदुस्तान में कितनी थी अंदाज लगाना तो मुश्किल है, पर जिस तरह से आक्रमणकारियों ने परास्त किया उससे एक बात स्पष्ट है कि लोगों के पास बड़े पैमाने पर हथियार नहीं थे। दूसरा, एक आम औरत 5-7 बच्चों को जन्म देती थी और आबादी बढ़ नहीं रही थी, हर 30 साल बाद डबल नहीं हो रही थी। यदि एक औरत 5 बच्चों को जन्म देती है और उसमें से एक ही मरता है तो इसका मतलब क्या होगा, हर 30 साल बाद आबादी डबल हो जाएगी। आप थोड़े से रफ कैलकुलेशन कर लो। तो यदि एक औरत 5 बच्चों को जन्म देती है और उसमें से एक ही मरता है, यानी 4 जिंदा रहते हैं, तो हर 30 साल बाद आबादी डबल हो जाएगी और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये भी गरीबी का पॉइंट मैंने आपको बताया कि गरीबी थी, पूरी दुनिया में थी, ऐसा नहीं कि अकेले हिंदुस्तान में थी, पूरी दुनिया में थी। अब इसमें जो मेरा दूसरा वीडियो टेप है वो यूनिटी के बारे में है कि यूनिटी के नाम पे कितने बकवास किए जाते हैं, और ये कहना कि हमारे में यूनिटी नहीं है, दूसरों में यूनिटी है और इसके सिवा और कोई दुर्गुण नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। वो यूनिटी के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया।